पे क्वेश्चन है, हाउ डिड रिबेल्स ट्राई टू एस्टैब्लिश ऑल्टरनेटिव पावर? इसका आंसर होगा इन 5 पॉइंट्स। इन दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, द रिबेल्स ट्राइड टू एस्टैब्लिश कोर्ट कल्चर ऑफ ब्रिटिश टाइम, प्री ब्रिटिश टाइम. Then appointment for various posts were made, arrangement of revenue collection and payment of troops were made, appeal to stop plunder made, and then battle fight against British plan, that is like 18th century Mughal world. तो सबसे पहले रिबेल्स ने ट्राई किया कि ब्रिटिशर्स से के आने से पहले इंडिया में जो मुगल एरा था उसको री एस्टैब्लिश कर दिया जाए, और अपने हिसाब से उन्होंने इस तरह के पोस्ट, इसको वेरियस पोस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया, अपॉइंटमेंट्स की लोगों की, और रेवेन्यू कलेक्शन का तो इंतज़ाम था, और पेमेंट को, ट्रूप्स को कैसे पेमेंट होगी, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम भी उन्होंने जल्दी जल्दी अरेंज किया. और जो लूट मचा रहे थे सिपाहीज, उनको भी अपील किया कि अब आप रुक जाइए, अब हमारा जो इंडिया का राज है वापस आ गया है, तो वी हैव टू वर्क फॉर दैट. तो ये सारी चीज़ें, बट ऑल दिस कुड नॉट सर्वाइव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश पावर. लेकिन ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रॉन्ग तब तक हो चुके थे, इतना ज़्यादा उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डीप रूटेड हो गया था इंडिया में, कि जो रिबेल्स थे वो इनके सामने बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाए. अब आते हैं हम सेगमेंट 7 पे. हाउ डिड ब्रिटिश पुट डाउन द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से स्टेप्स लिए 1857 के रिवोल्ट को पुट डाउन करने के लिए, या रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए. ब्रिटिश पास सीरीज ऑफ लॉ टू कंट्रोल रिबेल. अंडर दीज न्यू लॉज वेरियस थिंग्स वर डन. बहुत सारे उन्होंने लॉज पास किए जिसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए फर्स्ट हैंड एकदम उसको ख़त्म करने के लिए रिवोल्ट को. पहला था, नॉर्थ इंडिया वॉज पुट अंडर मार्शल लॉ. एनी एंड एवरी ब्रिटिश वॉज गिवन पावर टू पनिश इंडियंस, और वो पनिशमेंट क्या होती थी? ओनली डेथ. कोई छोटी या इजी पनिशमेंट नहीं थी, इट वॉज ओनली डेथ टू द इंडियंस रिबेलियंस. Then the British also recognized the Delhi's symbolic value like the rebels. जिस तरह से रिबेल सबसे पहले दिल्ली आके उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था मेरठ से, और सीधा दिल्ली आके सबसे पहले वहाँ उसको सेंटर बनाया था, उस तरह से ब्रिटिशर्स ने भी अब दिल्ली की वैल्यू समझ ली एज अ सेंटर ऑफ पावर. और रिप्रेस करने के लिए उन्होंने फोर्सेस कहाँ कहाँ से मंगाए ब्रिटिशर्स ने? फ्रॉम कैलकटा, पूरे नॉर्थ इंडिया को रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए, और पंजाब से दिल्ली को कब्जा करने के लिए बुलाया गया फोर्स, which was in June 1857. And finally, by late September in 1857, the rebellion of Delhi was captured. सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था रिबेलियन को क्वेंच करने के लिए या उसको दबाने के लिए गैंजेटिक प्लेन में, वही जो अवध वाला एरिया था, क्योंकि वहाँ पे जो विलेजेस थे लोग उसमें रिबेलियन बन गए थे. एक एक इंसान, सब लोग, एवरीबडी वाज अंडर दिस इनसाइड इन दैट रिबेल. दे वर अगेंस्ट, दे वर टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और दे वर अटैकिंग ब्रिटिशर्स एक्सेट्रा. So Awadh was reconquered in March 1858 by the British. Here the villages were fighting as a whole, as I said. और इसको आपको सोर्स 7 से आपको समझ आ जाएगा. यू हैव टू रेफर टू दैट सोर्स 7. इसमें एक एग्जाम्पल है एक ब्रिटिश ऑफिशियल का, सोर्स 7 के को भी देखिए, और ऐसे अदरवाइज भी. इन अवध देयर वाज अ पर्सन, ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड फोर्सिथ in Awadh who reported that 3/4 of the adult male population was in rebellion. तो इस वजह से अवध में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ रिबेलियन को सप्रेस करने में, या पुट डाउन करने में, या दबाने में. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उस वजह से ब्रिटिशर्स को आसान हो गया इनके यूनिटी को तोड़ने में. जितने भी रिबेलियंस थे या रिबेल्स थे, that is in UP, big landholders were promised their estate back by British to break unity. जो बड़े रिच लोग थे, वो रिच लोग तो पहले से भी ब्रिटिशर्स के साथ ही थे, लेकिन अब उनको प्रॉमिस किया गया कि अगर आप इनको रिबेल्स को पकड़ने में आप मदद करेंगे तो आपके जो एस्टेट्स हमने छीन लिए वो वापस कर देंगे. और इसमें उनको आसान हो गया यूनिटी को, उनकी एकता को तोड़ने में. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लैंडलॉर्ड्स थे जो ब्रिटिशर्स के कहे में नहीं आए, और वो लड़ते लड़ते मरे या नेपाल की तरफ भाग गए, और फाइनली उनका डेथ हुआ इलनेस या स्टारवेशन से, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू गो एंड एनी वन टू
डिपेंड अपॉन, इस वजह से उनका अंत ऐसे हुआ। तो ऐसा नहीं था कि सारे लैंड होल्डर्स ही ब्रिटिश के साइड थे, कुछ रिबेल्स के साइड में भी थे। तो विद दिस वी अंडरस्टैंड हाउ द ब्रिटिशर्स वर एबल टू stop the rebellion. Now coming to the last segment of the chapter, visual representation of revolt of 1857. 1857 को समझाने के लिए आपके टेक्स्ट में, आपके चैप्टर में बहुत सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पेंटिंग्स हैं, इमेजेस हैं, स्केचेस हैं, पोस्टर्स ऑफ 20th सेंचुरी है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रेजेंट करता है। पेंटिंग, इमेजेस, स्केचेस जो हैं वो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करती है, और जो पोस्टर्स और 20th सेंचुरी के वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू बताता है आपको। और इस सेगमेंट में हम दो मेन क्वेश्चन जो बैक क्वेश्चंस हैं उसको समझेंगे, और उसके अलावा हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाज यूज्ड एज sources, as I told you, like painting, images, sketches and posters. Images show how painters or artists perceived or interpreted the events. Images reflect emotions and feelings of those times, and images also shaped sensibilities. Britain की तरफ से people approval of such oppression, जो उन्होंने sketches बनाए थे उसमें ब्रिटिश पीपल का अप्रूवल दिखता था कि यस, वॉट एवर द ब्रिटिशर्स और द ईस्ट इंडिया कंपनी वर डूइंग अगेंस्ट द इंडियंस वॉज करेक्ट। और इंडिया में इट शेप्ड द नेशनलिस्ट इमेजिनेशन। जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया में तो 1857 को उसका बेस या उसका इंस्पिरेशन माना गया। सो इस तरह से दोनों तरफ का, दोनों जो पार्ट था उनके लिए ये इमेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते थे। अब इसमें हम अगर बैक क्वेश्चन नंबर 8 देखें एनसीईआरटी का, व्हाट डू विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेल अस अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड हाउ हिस्टोरियंस एनालाइज दीज रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके पहले क्वेश्चन 9 और उसके भी पहले हम सबसे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री करेंगे। तो क्वेश्चन 9 है बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एग्जामिन वन विजुअल एंड वन टेक्स्ट सोर्सेज to know the point of view of victor, that is British, and the vanquished, that is the Indians. vanquished का मतलब हारने वाले, victor का मतलब जीतने वाले। इसको हम वन बाय वन करेंगे। we will discuss about all the pictures, all the images. You can choose any one of them when you are attempting the question. So we shall attempt both questions one by one. Before that, let us take up one more question. As I said, mention the sources of history that familiarize us with the revolt of 1857. तो 1857 के रिवोल्ट का जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री था वो क्या था? वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ रिबेल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यू प्रोक्लेमेशन एंड नोटिफिकेशन एंड सम लेटर्स ऑफ रिबेल्स। बस इतना ही मिलता है हमें रिबेल पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। कुछ इश्तेहार या प्रोक्लेमेशन जो दीवारों पे लगाए गए थे, कुछ नोटिफिकेशंस थे जिसमें समझाया गया था कि किस तरह से रिबेल्स को बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें। और कुछ लेटर्स थे जो रिबेल्स ने एक दूसरे को लिखे थे जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा मिला है, इट्स एम्पल ऑफ रिकॉर्ड वी हैव फाउंड फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। ऑफिशियल अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री मैन, ऑटोबायोग्राफीज, official histories, letters, diaries, memos, notes, assessment of situations, that is written situations, the reports, now they are called the mutiny records, newspapers, magazines, and the above mentioned record, that is the visual painting, images, etc. So all these are the British record that tell us about the events of 1857 revolt. Now coming to question number 8, the British point of view. British pictures convey message of heroes who saved English people and repressed the rebels. One by one we will take up these images. सबसे पहले Relief of Lucknow, figure 11.10 by Thomas Jones Barker, 1859. This picture became a story of survival and triumph for British. ब्रिटिशर्स के जीतने का और उनके सर्वाइव करने का ये एक एग्जाम्पल है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। One after the other, the commanders came to rescue the British garrison. इसमें 4 स्टेजेस में ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए बचाने के लिए, और फाइनली 4th स्टेज में जाके ब्रिटिशर्स को और उनके गैरिसन को बचाया जा सका। सबसे पहले हेनरी लॉरेंस, हु कलेक्टेड इंग्लिश इन लखनऊ रेसिडेंसी बट ही वॉज किल्ड। देन केम कर्नल इंग्लिस, INGLIS, came to defend them. Then James Outram and Henry Havelock
came and saved garrison from the rebels, and finally Colin Campbell came for final victory. और इसमें क्या है, द पेंटिंग सेलिब्रेट कैम्बेल्स एंट्री, जो आपका पेंटिंग है 11.10 का, द सेलिब्रेशन बाय विक्टर्स, इट इज शोन वेल लिट, देन डैमेज रेसिडेंसी इज शोन इन शैडो, डेड्स आर सफरिंग ऑफ वाइट्स, एंड रीअश्योरेंस टू ब्रिटिश पब्लिक दैट रिबेलियन वॉज ओवर. तो ये सारी चीज़ों को कन्वे करता है रिलीफ ऑफ लखनऊ. सेकेंड है, अगेन सेकेंड सोर्स वॉज न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग which inflamed violence against British women and children, which was done by the rebels. Then it demanded for revenge against the rebels and to protect honor of British women. तो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी, और ये तीन चीज़ें इंसिस्ट की जाती थी कि विमेन और चिल्ड्रन को बचाया जाए, विमेन का ऑनर बचाया जाए, और रिबेल से बदला लिया जाए. अब फिगर 11.11 को देखें तो इसका टॉपिक है इन मेमोरियम, विच इज़ पेंटेड बाय जोसेफ नोएल पैटर्न. 1859 का है ये, और पेंटिंग क्या शो करता है, इंग्लिश विमेन एंड चिल्ड्रन लुक हेल्पलेस, स्कैर्ड ऑफ वायलेंस एंड डिसऑनर डन बाय रिबेल. देन इट ओनली इंडिकेट्स वायलेंस, डज नॉट शो इट. सिर्फ इसको उनके एक्सप्रेशन से लगता है कि देर इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू देम, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू देम, उसके, लेकिन उसको विजुअलाइज नहीं करता कि क्या कौन आ रहा है अटैक करने. देन इट रिप्रेजेंट्स रिबेल्स एज वायलेंट हु आर इनविजिबल इन द पिक्चर, एंड ब्रिटिश फोर्स इज शोन इन द बैकग्राउंड एज सेवियर्स. अगर आप खिड़की से बाहर उस पिक्चर में देखें तो वहाँ ब्रिटिश फोर्सेस दिखाई दी है, और उनके एक्सप्रेशन से लगता है कि दे आर स्केर्ड ऑफ इंडियन रिबेल्स. फिगर 11.12 है मिस व्हीलर का. ब्रिटिश वुमन अपीयर हीरोइक अगेंस्ट रिबेल्स. Miss Wheeler defending single-handedly her honor. The rebels are demonized. Then it indicates religious sense saving the honor of Christianity. Why? Because there is a book lying on the floor, that is the Bible. इससे पता चलता है कि विमेन के आड़ में उनके रिलीजन को भी डिसऑनर किए जाने की कोशिश की जा रही है, और वुमन जो है वो स्ट्रांगली खड़ी है. मिस व्हीलर नाम की वुमन, वो स्ट्रांगली खड़ी है रिबेल्स के अगेंस्ट, अपने आप को डिफेंड करते हुए. देन फिगर 11.13 जिसका टॉपिक है जस्टिस, एंड इट्स द टाइटल स्केच बाय पंच. पंच जो कार्टून का इनका जो ब्रिटिश मैगजीन ऑफ ह्यूमर था, उसने ये जस्टिस नाम का स्केच ड्रॉ किया था, जिसमें रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश मूड और एंगर टू टेक रिवेंज अगेंस्ट रिबेल्स. And then it was also representing revenge seemed necessary for British, and justice depicted by British as invincible. और justice किसके रूप में दिखाया गया था, फीमेल फिगर के, with sword and shield, और उसको aggressive दिखाया गया था. And it is also shown as tampering rebels under her feet. तो इस जस्टिस कार्टून में वुमन को जस्टिस लेते हुए या फीमेल फिगर को दिखाया गया था स्वॉर्ड और शील्ड के साथ, जो इनविंसिबल यानी अविनाशी, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, रिबेल्स को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था. देन कमिंग टू फिगर 11.14, ब्रिटिश लायंस वेंजेंस अगेंस्ट इंडियन टाइगर. दिस टाइटल ऑफ स्केच वॉज अगेन बाय द पंच मैगजीन ऑफ कार्टून. इसमें लायन इज शोन स्ट्रॉन्गर देन टाइगर बिकॉज लायन डिपिक्ट्स ब्रिटिश एंड टाइगर डिपिक्ट्स द इंडियंस टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द रिबेल्स, एंड ब्रिटिश प्रेस सैंक्शन ब्रूटल रिवेंज बाय द ब्रिटिश. इससे शो करता था कि जो लायन थे वो किसी भी टाइगर को किल कर सकते थे, यानी ब्रिटिशर्स रिबेल को ख़त्म कर सकते थे. कमिंग टू फिगर 11.15 एंड 16, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स इन पेशावर. इसमें क्या दिखाया गया है, रिबेल्स जो थे उनको फांसी चढ़ा दी जाती थी, यानी एग्जीक्यूट किया जाता था बड़ी ब्रूटल वे में, पब्लिकली उनको पनिश किया जाता था. और कैसे कैसे पनिश किया इन्होंने, देवर ब्लोन फ्रॉम गन्स, यानी तोप से बांध के इनको उड़ा देते थे, या फांसी चढ़ा देते थे, यानी हैंग्ड फ्रॉम गैलर्स. देन पॉपुलर जर्नल्स प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड दीज पिक्चर्स. इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सर्कुलेट किया जाता था ताकि लोगों में दहशत फैल सके कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले का क्या अंत होता है. देन 11.17 अगर फिगर देखें तो इसमें ये भी पंच का ही कार्टून है. क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था, ये 24 अक्टूबर 1857 की पिक्चर है, जिसमें
लॉर्ड कैनिंग को रिडिक्यूल किया गया है, उनकी हंसी उड़ाई गई है। कैसे? क्योंकि ही इज शोन एज अ फिगर ऑफ मॉडरेशन बाय ब्रिटिश। कैनिंग्स एटीट्यूड ऑफ विनिंग बैक लॉयल्टी ऑफ सिपॉयज इज क्रिटिसाइज्ड। इसमें दिखाया गया छोटा फिगर है वो सिपॉय का है, और द पर्सन हु सिटिंग इज गवर्नर जनरल कैनिंग, उनका कार्टून है। कैनिंग इज शोन एज फादर फिगर, बीइंग प्रोटेक्टिव फॉर सिपॉयज who has sword in his hand dripping with blood and dagger। और ये ब्रिटिशर दिखाना चाहते हैं कि आप उस सिपाही को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो छुपा के अपने साथ खून से सना हुआ डैगर लाया है, और वो आपको भी ख़त्म कर सकता है। इसीलिए इसको क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग इसका टॉपिक दिया गया है। ये सारे फिगर्स थे ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू के। अब अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो फिगर 11.18 में फिल्म पोस्टर है ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के रिवोल्ट के ऊपर ये मूवी बनी थी 20th सेंचुरी में, और इसने क्या किया था? इट इंस्पायर्ड 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इट वाज सेलिब्रेटेड एज 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन इंडियंस यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज आल्सो ग्लोरीफाइड। यानी इसमें इंडियंस जो फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको ग्लोरीफाई किया गया था और उसको एक तरह से इंस्पिरेशन माना गया था फ्रीडम मूवमेंट के लिए। देन लिटरेचर प्रेजेंटेड इंडियन रिबेल्स एज वॉर हीरोज, राइजिंग पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो बहुत फेमस पोएटिस थी। उनका जो पेट्रियाटिक पोएम था रानी झांसी का, हु फॉट लाइक मैन इन आर्मर, जिसकी बहुत फेमस लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो लिटरेचर और पोस्टर्स थे, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते थे एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब अगर हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करें या इस पार्ट को कंक्लूड करें, तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड मेनी रीजन्स, इट हैड मेनी पार्टिसिपेंट्स, it had different ways of representation of the source of history, and it was a landmark in the history of freedom struggle of Indians against the British imperialism। तो ये चार मेजर कंक्लूजन है इस रिवोल्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आखिर में आते हैं हम फाइनली, बिफोर वी एंड द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस कर लेते हैं। Question 8 is, what do visual representation tell us about revolt of 1857 and how historians analyze these representation? तो इसमें सबसे पहले historians continue to discuss rebels action primarily through accounts written by the British। जितने भी historians ने इस रिबेल को अपने तरीके से भी प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, उन्होंने भी ब्रिटिश अकाउंट्स को ही बेस बनाया है। एग्जाम्पल, British historians represent relief of Lucknow as story of survival, heroic resistance and ultimate triumph of British power। And another example is innumerable pictures and cartoons in British press sanctioned brutal repression also presented by historians in the same frame। तो ये चीज़ थी, historians ने इसका सहारा लिया था पिक्चर्स का, उसको समझने में ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू को। Similarly, Indian point of view was represented by some historians, reflected the emotions, sensibilities, inspiration for the nationalist leaders through nationalist imageries like posters of leaders of rebels like Rani Lakshmibai। जितने भी रिबेल्स की फ़ोटोज़ हैं उनको वो इंस्पायर करती थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। So, in conclusion of this chapter, I'll repeat two things. One was that the images show the painter's or artist's perception. Then the images reflected emotions and feelings, both of British and Indians. And finally, the rebel had many participants, as I said, and many reasons of revolt. And it became the landmark in the history of freedom struggle of India. Thank you very much. Dear students, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। Thank you.